नमस्कार दोस्तों, एमिकस पब्लिको एलएलपी लॉ फर्म के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा उद्देश्य इस चैनल को बनाए जाने के पीछे हमारे 20 वर्ष के अनुभव को आपसे साझा करके लीगल अवेयरनेस लाना और उससे आपको लाभान्वित करना है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम इसी तरह से हम आगे भी प्रयासरत रहना चाहते हैं ताकि आपका समर्थन हमें मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। इंसाफ की तलाश में कानून बनाए जाते हैं ताकि वनरेबल लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, उनका प्रोटेक्शन हो सके। उन लोगों से जो उनके अधिकारों में, जो वनरेबल लोग हैं, उनके अधिकारों में जो लोग अतिक्रमण कर जाते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब वनरेबल लोगों के जो प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों का मिसयूज़ किया जाता है उन लोगों द्वारा जो इसके पीछे अपना कुटिल उद्देश्य रखते हैं। ये स्थिति हर एक के लिए लागू नहीं होती, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें जो कानून हमारे अच्छे के लिए बनाए गए हैं, हमारी भलाई के लिए बनाए गए हैं, जो हमें रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, उन कानूनों का मिसयूज़ करके निर्दोष लोगों के खिलाफ उसको एक टूल की तरह काम में लिया जाता है, एक हथियार बना दिया जाता है। लेकिन आज हम जिस कानून की चर्चा करने जा रहे हैं वो है दहेज प्रताड़ना के संबंध में जो कानून बनाए गए हैं, जो विवाहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए किसी टाइम पर। आज वही कानून निर्दोष लोग जो पति है या ससुराल वाले हैं उस पर झूठे केस करके उसको फंसाना, उसकी समाज में प्रतिष्ठा को धूमिल करने के रूप में काम आ रहे हैं। 498(1) भारतीय दंड संहिता की धारा 498(1) जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो प्रताड़ना की जाती है, उनको जो प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए या दहेज की मांग के लिए, उसके संबंध में बनाया गया ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो हमारा सेक्शन 498(a) है 1860 में बनाई गई थी, लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था कि ये कानून शुरू से उसमें हो, 1860 में नहीं था। लगभग आप मान के चलें कि 125 साल बाद इस तरह की एक आवश्यकता आई कि इस तरह का एक कानून बनाया जाए। वो कानून बना 1983 में जाकर, जब इस आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में 498(1) के रूप में दहेज प्रताड़ना के कानून को लाया गया। जो विवाहित महिलाएं थीं जो इस चीज़ से प्रताड़ित होती थीं, उनको इसका बहुत लाभ मिला, इससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये एक गंभीर प्रकृति का अपराध बनाया गया इस कानून में लाके। ये वाली स्थिति आज 2024 में हम हैं, 2024 के 30 जून तक रही, जहाँ तक भारतीय दंड संहिता लागू थी। अब ऐसा नहीं हुआ है कि कानून हट गया हो, लेकिन अब आज की तारीख में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को हमारी संसद फोर्स में लेके आई है। और अब उसमें जो व्यवस्था 498 में ए में थी, वो आज वो ही व्यवस्था सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में लाई गई है। वही प्रोविज़न है जो 498(a) में जो प्रोटेक्शन मिल रहा था, आज वो प्रोटेक्शन 85-86 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपने को मिलता है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के रूप में माना जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी उत्पन्न हुआ, और वो ये था कि इस तरह के जो जहाँ दहेज प्रताड़ना के मामले नहीं हुए, वहाँ पे महिलाओं द्वारा किसी बहकावे में आकर या खुद के ही किसी वजह से या पैसे के कारण या कोई भी कारण हो सकता था, उसका इस तरह की जो शक्ति जो दी थी संसद ने, उसका मिसयूज़ किया गया। झूठे मामले दर्ज किए गए ससुराल वालों के खिलाफ, पति के खिलाफ, और बहुत सारे मामलों में अपनी ननद और अपने जो ननद के हस्बैंड तक के खिलाफ मामले दर्ज करवाए गए, जिनमें पहले जेल हुई और समाज में प्रतिष्ठा बिगड़ी, और बाद में समझौते हुए, पैसे लेकर कुछ समझौते किए गए, या कई में ऐसा भी हुआ कि कुछ माफ़ी मांगने या जो भी जिस तरह से भी हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा मिसयूज़ रहा। अच्छे मोटिव से बनाए गए थे, लेकिन ये एक गलत दिशा में मुड़ गए हैं। अलग नेचर की जो महिलाएं थीं, उन्होंने जो अपने ईगो में या छोटे मोटे घर के झगड़ों को उन्होंने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाया और अपनी इज्जत पे लेकर, और उन्होंने
और पति को जेल भेज देना, सास को जेल भेज देना, इसका एक बहुत काला पहलू जो था इस कानून का रहा, जिसके कारण बहुत सारे जजमेंट में बहुत सारे हमारे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि ये कानून पर आज रिव्यू की ज़रूरत पड़ रही है और इस तरह के कानून को अगर कंटिन्यू किया गया तो एक समाज में बहुत बड़ी अव्यवस्था होने की संभावना है। आइए बात करते हैं हम एक जजमेंट के बारे में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया। ये मामला है DK बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल। 1997 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की और इन गाइडलाइन की रोशनी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी राज्यों को, भारत के सभी राज्यों को कुछ डायरेक्शन दिए, कुछ निर्देश दिए। सबसे पहली बात कि पुलिस बिना वारंट के तुरंत शिकायत होते ही अरेस्ट कर देती थी पति को, ससुराल वालों को, और ये बहुत एक अव्यवस्था का माहौल कर रही थी। तो इस जजमेंट की में जो गाइडलाइन थी उसमें बताया गया कि जब भी ऐसी शक्ति का प्रयोग करना हो जिसमें बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट करने वाली हो, तो उस समय पहले पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना चाहिए। उस इन्वेस्टिगेशन में देखना चाहिए कि जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, वो सद्भाविक हो, वो विश्वसनीय हो, वो प्रथम दृष्टया उचित लगती हुई शिकायत हो, और उसके बाद में अगर सद्भावना के तौर पर ही जो कंप्लेंट है वो कराई गई है और शिकायत सही मिले, तो उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए कि वो पति को या किसी भी अन्य रिश्तेदार को अरेस्ट करे। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि जब इस तरह की शिकायत आए तो उस शिकायत के समय पर जो पक्षकार हैं उनके बीच में आपस में समझौता करवाने का प्रयास करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग होती है वो पुलिस द्वारा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात इसमें जो जजमेंट था, जो गाइडलाइन इस जजमेंट के प्रकाश में आई, वो ये थी कि हर एक जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे महिला डेस्क का निर्माण होना चाहिए। महिला डेस्क, ताकि जो फीमेल हैं, जो विवाहित महिला हैं, वो जाकर वहाँ पे अपनी शिकायत को अच्छे से रख सकें, और महिला होने के नाते वहाँ पे जो डेस्क ऑफिसर होंगी वो महिला होंगी, तो वहाँ पे वो अच्छे से उनको सुन के और उससे कनेक्ट हो सके, ताकि जो समस्या है उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि तो पहला प्रयास जो पुलिस है वहाँ पे ये होना चाहिए कि वो जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, जो प्रोफेशनली जो हैंडल करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ ध्यान दें कि पुलिस नहीं, ऐसा नहीं कि पुलिस वहाँ पे काउंसलिंग करा रही है, कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो काउंसलर्स हैं, जो मीडिएटर हैं, वो मीडिएशन करें, वो काउंसलिंग करें। और वो अगर काउंसलिंग नहीं होती है, 498A के मामले तभी दर्ज हों, तभी वो फाइल आगे बढ़े जब काउंसलिंग पूरी तरह से फेल हो जाती है। चलिए बात करते हैं कुछ लैंडमार्क जजमेंट की जो हमारे न्यायालयों ने इस संबंध में दिए हैं, दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामलों में। सबसे पहला मामला है सन 1988 का, चांद रानी वर्सेस सुनीता रानी। इस मामले में जो चांद रानी के पति थे राजकुमार, उनके खिलाफ FIR हुई और उस FIR को माना गया कि ये FIR गलत इरादों से उनके खिलाफ दर्ज करवाई गई थी और सही दिशा में नहीं करवाकर ये केवल एक ब्लैकमेलिंग के लिए FIR थी। और इस तरह की FIR से दर्ज करने से और बचना चाहिए पुलिस को, और पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। तो इस मामले में जो दहेज प्रताड़ना का कानून था 498A, उसका मिसयूज़ माना गया। इस श्रृंखला में हमारा जो दूसरा केस है वो है सावित्री देवी बनाम रमेश चंद, जो कि 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया, और इसमें भी माना गया कि दहेज प्रताड़ना विरोधी जो कानून है, जो 498A है, उसका मिसयूज़ किया गया है। इन मामलों को दर्ज करने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और न्यायालयों को भी इनको डिसाइड करने में पर्याप्त अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो मामला है वो है सुशील कुमार शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2005 में डिसाइड किया गया। और इस मामले में बताया गया कि जो विवाहिता मामले दर्ज करवाती है उसमें आज बहुत ज़्यादा
उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है जिसमें कोई ना कोई ऐसा इसका रिकोर्स हमें लेना चाहिए ताकि इनमें कुछ सुधार हो सके। जो माननीय न्यायालय है उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक लीगल टेररिज्म बन चुका है जिस पर रोक लगना तुरंत आवश्यक है। इस श्रृंखला में जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण जो जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक बंसल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले को डिसाइड करते हुए 19 अप्रैल 2024 को कहा कि ये मामला पूरी तरह से दहेज प्रताड़ना वाले जो कानून हैं उनका दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में जो लड़का और लड़की थे वो इंटरनेट के ज़रिए मिले, मुलाकात हुई, फिर उसके बाद में जो भी औपचारिकताएं होती हैं उसके बाद में उनकी शादी हुई। लेकिन 2015 में जाकर जो लड़की के पिता थे उन्होंने लड़के के विरुद्ध एफआईआर करवा दी जिसमें लड़का और लड़के के घर वालों के विरुद्ध थी। और इस जो एफआईआर थी उसको चैलेंज किया गया। जो लड़का था उसने चैलेंज किया, जाकर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको क्वैश करने से इनकार कर दिया। इस मामले में जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय उन्होंने माना कि इसमें पूरी तरह से जो दहेज के प्रताड़ना के कानून है 498A है उसका मिसयूज़ किया गया है और पुलिस ने बहुत गलत तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया है। और जो सेशन कोर्ट थी, उदयपुर की सेशन कोर्ट थी, उसने अपने पावर का भी अब्यूज़ किया है जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। इस मामले में बहुत रिमार्केबल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था दी। इस मामले में जो पीड़ित पति था उसको 2.5 लाख रुपए दिलवाए गए और 2.5 लाख रुपए लीगल एड में जमा करवाए गए रेस्पोंडेंट से। इस मामले में आप पत्नी जो थी, पत्नी को कहा गया कि 5 लाख रुपए अदा करें, 2.5 लाख रुपए पति को और 2.5 लाख रुपए लीगल एड में। और इस तरह की जो व्यवस्थाएं, इस तरह के जो जजमेंट आते हैं उनसे एक आशा की किरण बनती है। जो पीड़ित परिवार होते हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती हैं, झूठी कंप्लेंट होती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा जजमेंट है कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स चलाए जाने चाहिए सोसाइटी में, समाज में, हमारे जगह जगह पर, ताकि अगर कोई छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट घर में होता है, कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो वहाँ पर जाकर फैमिली काउंसलिंग सेंटर में जाकर उनको सुलझाया जा सके। फैमिली काउंसलिंग सेंटर में जो लोग बैठे हैं, जो काउंसलर हो, वो क्वालिफाइड काउंसलर हो। ऐसा नहीं कि वो केवल अर्निंग के लिए बना कर बैठ जाएं। ये निःशुल्क सेवाएं होनी चाहिए और सरकार की तरफ से होनी चाहिए, या जो NGOs हैं जो इस तरह के जो महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको इस मामले में आगे आकर जगह जगह फैमिली काउंसलिंग सेंटर खोलने चाहिए। ऑफेंस जो बनाया हुआ है और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का भी मत है कि जो पुरानी संहिता थी, भारतीय दंड संहिता, जिसमें 498A धारा थी, और नवीन जो हमारी संहिता है भारतीय न्याय संहिता जिसमें सेक्शन 85 और 86 में ये व्यवस्था की गई है, जो कि लगभग सिमिलर रखे गए हैं, एक जैसे रखे गए हैं, उनको थोड़ा उनमें संशोधन किया जाए संसद द्वारा आज के माहौल को देखते हुए। और उस संशोधन में जो ये मामले हैं इस तरह के, उनमें मामले को जो अभी नॉन कंपाउंडेबल है, जो नॉन बेलेबल है, उसको कंपाउंडेबल और बेलेबल बनाया जाना चाहिए, ताकि अगर इस तरह की शिकायत दर्ज होती है तो पति या दूसरे लोगों को बेल मिल सके वक्त पर। और जो मामले हैं उसमें कंपाउंडेबल होने से ये होगा कि जब आपस में जब गुस्सा शांत होगा दोनों पक्षों का और कोई समझौते की तरफ जा रहे होंगे, तो आज तो स्थिति ये है कि नॉन कंपाउंडेबल होने की वजह से समझौता हो ही नहीं सकता। लेकिन जब कंपाउंडेबल हो जाएगा और दोनों पक्ष चाहते हैं कि समझौता कर लें, तो वो न्यायालय में अपना समझौता पत्र पेश करके उस मामले को विड्रॉ भी कर सकते हैं। कानून बेहद अच्छे बनाए गए हैं, बहुत अच्छे कानून संसद ने बनाए हैं। इसका जो मिसयूज़ हुआ है वो भी उतना ही गलत है जितना कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना। पत्नी चाहे प्रताड़ित हो या पति प्रताड़ित हो, दोनों के लिए ही ये एक समस्या का विषय है जिससे हमें बचना चाहिए और इस तरफ हमें कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के मामले समाज में आने बंद हों और परिवार को हम बचा सकें।